तो कैसे हो दर्शकों। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है तेलुगु वर्सेस तमिल सिनेमा के ऊपर वीडियो है। तो ज़्यादा वक्त गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले कहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर देना। करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, आज से 10 वीडियो साल को पूरा पहले देखना। अगर आप साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की बातें करते तो जनरली आपके जैसे दिमाग में पाकिस्तानी तमिल एक्शन फिल्म पूरा इंडस्ट्री देखते हैं वैसे आती है। मे भी ये मैं पार्ट्स में करूँगा। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आपकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है। आज जब बॉलीवुड की हालत भी थोड़ी खस्ता चल रही है तो आज तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज बॉलीवुड के ऑडियंसेस को ऐसे लपेट रहे हैं जैसे शादियों में मैं शाही पनीर लपेटता हूँ, खासकर ऐसी शादियों में जिसमें मुझे इनवाइट ना किया गया। और आज ये इंडस्ट्री एक तरह से भारत की नेशनल फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। बिल्कुल। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। माय फेवरेट। और आज बैटल लाइन्स खिंच चुकी है जहां तक सदर्न फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है। एक तरफ क्राउड प्लीजिंग प्रो इंडिया तेलुगु मूवीज है, दूसरी तरफ जनरली एंटी हिंदू जबरदस्ती सोशल मैसेज चेपने वाली तमिल मूवीज। तो आज हम बात करेंगे इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स पैन इंडिया मूवी इंडस्ट्री बनने की जो ये बैटल है, ये इन दोनों इंडस्ट्री में से कौन जीतने वाला है। तेलुगु हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस तेलुगु एपिसोड में आपका जीतेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको सेकुलर का देखिए, ये तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में जो अभी बैटल चल रहा है उसको समझने के पहले हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या चल रहे थे। क्योंकि तमिल मूवी इंडस्ट्री की जो आज हालत है ये ऐसी हमेशा नहीं थी। एक समय पर जब तमिल सिनेमा पूरे देश में इसकी काफी ख्याति थी। ये इंडस्ट्री एक्चुअली 104 साल पुरानी है। ब्रिटिशर्स के समय पे भी ये काफी एक पावरफुल इंडस्ट्री बनने लग गई थी। 30s, 40s और 50s के दशकों में काफी अच्छी प्रो इंडिया प्रो धार्मिक मूवीज बनती थी यहाँ पर। जैसे 1935 की अल्ली अर्जुना, 1935 की मार्कंडेय जो ऋषि मार्कंडेय की कहानी बताती है। गरुड़ गर्भ भंगम, ये मूवी भगवान कृष्ण और गरुड़ पर बेस्ड है। श्रीवल्ली 1945 की ये मूवी लॉर्ड मुरुगन और वल्ली एक ट्राइबल लड़की पे बेस्ड है। 1958 की संपूर्ण रामायणम। और इतना ही नहीं, फ्रीडम और नेशनल मूवमेंट में भी तमिल इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चाहे वो तमिल डायरेक्टर के सुब्रमण्यम की और अभी क्रिश्चियनिटी वहाँ पे हो रही ना, क्रिश्चियन इंक्रीज हो रही है इसलिए कालिदास हो, जिसमें इंडियन कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइटेड रहने की बात की गई थी। या फिर अंबु जम्मल हो, जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के यूज करने से इंडिया इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है। इनफैक्ट इन मूवीज का इतना इम्पैक्ट था भारत में कि अंग्रेजों ने कई फिल्मों को बैन करना शुरू कर दिया था। उस समय की तमिल इंडस्ट्री नेशनलिज्म और हिंदुइज्म से डायरेक्ट इंटीग्रेट करके मूवीज बनाया करती थी। इनफैक्ट इन मूवीज का इतना इम्पैक्ट था भारत में कि 1927 में इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमिटी ने तमिल इंडस्ट्री को कॉमन पब्लिक के लिए सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट मीडियम तक बता दिया था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद काफी बड़े बड़े चेंजेस होने लग गए तमिल इंडस्ट्री में। 60s 70s में तमिल सिनेमा सोशलिज्म की तरफ काफी शिफ्ट करने लगा। 1960s और 70s के समय पर तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट का राइज भी बहुत तेजी से शुरू हुआ। बेसिकली ये आइडियोलॉजी मानती है कि भाई भारत में ब्राह्मण हेजेमनी है और हिंदुइज्म जो है एक ब्राह्मणिकल रिलीजन है और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस वजह से तमिलनाडु में बहुत एंटी ब्राह्मण डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। Many places we have seen great number of Tamil Brahmins, especially in Tamil Nadu, almost like Jews. The Tamil Brahmins of Tamil Nadu, they are literally Jews. In the sense, 1971, 75, 77, a Tamil Brahmin says, I'm a Tamil Brahmin in Tanjavur. Take it from me. The DMK will do something to you. They come and deface your house. They'll put some chapel, they will bring Lord Rama outside your put a chapel garland to Lord Rama in Salem. They will do most idiotic of things which is that is why some of the greatest talent of Tamil Nadu is outside Tamil Nadu. द्रविडियनिज्म का फोकस एथियज्म और रैशनलिज्म को प्रमोट करने पे था। ये हिंदू रिचुअल्स,
हिंदू धर्म और हिंदू ट्रेडिशंस को एक तरह का अंधविश्वास और सुपरस्टिशन मानते थे। इसके नजरिए में हिंदुइज्म एक रिजिड, ऑप्रेसिव और सोशल जस्टिस के खिलाफ सिस्टम है और इसी वजह से द्रविडियन आइडियोलॉग्स हो या पॉलिटिशियंस हो, इन्होंने हिंदुइज्म पर बहुत अटैक्स किए हैं। यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियंस ने तो हिंदुइज्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म करने तक की बात की है। इस समय तक द्रविडियन पार्टीज जैसे डीएमके ने तमिल सिनेमा को अपनी द्रविडियन आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट डीएमके के बहुत सारे लीडर्स तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जैसे सीएन अन्नादुरई, करुणानिधि, ये फिल्म राइटर्स थे, एसएस राजेंद्रन, केआर रामास्वामी और शिवाजी गणेशन तमिल एक्टर्स थे और इन्होंने अपनी द्रविडियन और एंटी हिंदू आइडियोलॉजी बहुत सारी फिल्मों में डाली, जैसे कि परशक्ति, काव्य थलेवी, थन्नीर थन्नीर या फिर संसारम आदू मिनिसारम। तो इस टाइम पर तमिल सिनेमा और तमिल पॉलिटिक्स एक दूसरे को बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने लगे, जिस वजह से बहुत सारे तमिल एक्टर तमिल पॉलिटिक्स में आ गए, जैसे कि एमजी रामचंद्रन हो या फिर जयललिता हो। इनफैक्ट तमिल सिनेमा का तमिल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि 1967 के बाद अंटिल रिसेंटली हर एक चीफ मिनिस्टर का सिनेमा के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। According to journalist Karthikeyan Damodaran, the disappearance of Tamil cinema from politics would be the disappearance of Tamil politics itself. इतनी जुड़ी हुई है दोनों इंडस्ट्रीज। पर देखिए फ्रैंकली अगर मैं बोलूं तो मूवीज में पॉलिटिकल मैसेज होना कोई गलत बात नहीं है। ऑगस्ट विल्सन ने कहा था ऑल आर्ट इज पॉलिटिकल इन द सेंस कि वो किसी न किसी की पॉलिटिक्स को तो सर्व करता ही है, आर्टिस्ट की सोच को रिफ्लेक्ट करता ही है, पर फिर भी आप सिर्फ एक आर्ट का मीडियम नहीं है, आप एक बिजनेस भी। अगर आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ एक छोटी सी कोर ऑडियंस को खुश करने में लगी रहेगी और बड़ी नेशनल ऑडियंस को दूर करने में लगी रहेगी, तो आपका बिजनेस ग्रो कितना करेगा यार। इमेजिन करो कि आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हो और लड़की से जब बात करना शुरू करते हो तो उसको पौने घंटे तक ब्रिज आर्किटेक्चर के बारे में धर्म की डिसरिस्पेक्ट करनी ये भी तो गलत है। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच का डेलिकेट बैलेंस कितना जरूरी होता है ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया तो सीधी सी बात है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन पे कोई पैसे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बकवास सुन के कोई लड़की आपको घास तो डाले नहीं वाली। और उसके बाद 1980s तक आते आते तमिल मूवीज कंप्लीटली द्रविडियनाइज हो चुकी थी। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके बाद अपने खुद के टीवी चैनल्स भी खोल दिए थे और यहाँ पर भी द्रविडियन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। इसके कई रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं तमिल मूवीज के, जैसे मुक्कुठी अम्मान जिसमें हिंदू ट्रेडिशंस को अंडरमाइन किया जाता है, मिशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, अन्नपूर्णानी जिसमें एलिजिबली लव जिहाद को एनकरेज किया जाता है। मांसाहारी थे। 14 साल के वनवास में उन्होंने मांस खाया। जो गंदगी कभी बॉलीवुड ने नहीं फैलाई, अब वो साउथ सिनेमा फैलाने पर जुटा है। आइंदा मिथान जिसका डायलॉग सुन लीजिए, जिसमें कि मुरुगन और जीसस को कंपेयर किया जाता है। पारियरम पेरुमल जिसमें हिंदू कम्युनिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्स्ट्रा हाईलाइट किया जाता है, जबकि भैया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तमिलनाडु में मुस्लिम्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। आप देख लीजिए कि सदर्न स्टेट्स में दलित क्रिश्चियंस के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। करुणानिधि जो 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आज के टाइम पर ना ये सिस्टम जो है ना हर रिलीजन में है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और मिसोजिनी को हटाने में फोकस करना चाहते थे, सोशलिज्म और रैशनलिज्म दिखाना चाहते थे, जिसको आम भाषा में ट्रांसलेट अगर किया जाए तो अक्सर एंटी हिंदू एलिमेंट्स ऐसी फिल्मों में होते थे। और मुस्लिम और क्रिश्चियन सोसाइटी जिसमें खुद बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, औरतों के खिलाफ, दूसरे कास्ट के लोगों के खिलाफ बहुत बुरे बुरे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, लेकिन उनको जनरली इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता। वेट्टी मारन जो एक तमिल डायरेक्टर है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो चोला किंगडम थे, जो चोला राजा थे, वो हिंदू थे ही नहीं। कमल हासन को देख लीजिए, ये भी कूद पड़े, ये भी कह रहे थे कि चोलास के टाइम पे तो हिंदू ही नहीं थे। अबे तो कौन ये चोलास एलियन है क्या? कमल हासन ने तो एजुकेशन और मेडिकेशन भारत में दोनों का क्रेडिट क्रिश्चियन मिशनरीज को दे दिया था। Nobody can lay a finger of criticism on the fact that medicine and education in India has been thanks due to the Christian missionaries here. कमल हासन यहाँ तक कह चुके थे कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था जिसका नाम था गोडसे। So what is exactly that Kamal Hassan is trying to send out that message when it terms the Hindu terror coinage? हाल में ही विजय जोसेफ जो कि एक तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की है हाल में ही, जिसपे उन्होंने बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल एनिमी भी डिक्लेयर कर दिया। हालांकि आयरनी देखिए आप, तमिल सिनेमा की, तमिल एक्टर्स की, तमिल पॉलिटिशियंस की स्पोर्ट पवन कल्याण, बड़ी नफरत है, हिंदू कस्टम से बड़ी नफरत है, हिंदू ट्रेडिशन से बहुत नफरत है। लेकिन आयरॉनिक चीज क्या है कि ये जो नोट विजय सेतुपति, ठीक है,
भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं। भगवान शिव की तरह भी इनका दूध का अभिषेक किया जाता है, बड़े बड़े कटआउट लगा के इन पे फूल चढ़ाए जाते हैं। 1990 में तो एक्ट्रेस खुशबू का मंदिर ही बनवा दिया था इन्होंने। अपने फेवरेट एक्टर का टैटू लगवाते हैं। फैंस इसके अलावा मूवी रिलीज होने पे अपने फेवरेट एक्ट्रेस की आरती उतारते हैं, नारियल फोड़ते हैं ताकि मूवी हिट हो जाए। तो बेसिकली तुम भगवान और हिंदुइज्म के बड़े खिलाफ, हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू रिचुअल्स के बड़े खिलाफ हो, क्योंकि ये बड़ा बैकवर्ड है यार। लेकिन वहीं आप लोग तमिल सेलिब्रिटीज को उसी तरह से ट्रीट करते हो जैसे भगवान को ट्रीट करते हो, उन पे सारे रिचुअल्स करते हो। समझ रहे हो ये हिपोक्रेसी? ये तो वैसे ही हो गया ना कि यूके के जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो पुलिस को लड़कियों की सेफ्टी पे लेक्चर दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये इस समय पर तमिल इंडस्ट्री। तो आपको ये रिएक्शन कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी करेंगे अभी ना नेक्स्ट। तो ये जो अपना दोनों की जो डिबेट है ना, जितना चलती रहेगी ऐसे ही ना। बाकी जो पवन कल्याण के सपोर्टर है वो उनको सपोर्ट करेंगे आंध्र प्रदेश में, और जो विजय सेतुपति के हैं वो उनको करेंगे। बाकी जो हमेशा राइट विंग है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।